नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। तीसरे चरण में हरिद्वार लोकसभा की सीट को लेकर बैठक बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। बीजेपी की अहम मीटिंग, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक और मुख्यमंत्री धामी हैं मौजूद। विधायक, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। इससे पहले पौड़ी और टिहरी की बैठक हो चुकी है। पौड़ी और टिहरी के बाद अब हरिद्वार लोकसभा सीट की यह महत्वपूर्ण मीटिंग बीजेपी मुख्यालय में जारी है, जिसमें प्रदेश के दिग्गज नेता शामिल हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक, सीएम, विधायक, जिलाध्यक्ष समेत अन्य कई पदाधिकारी हैं मौजूद। इससे पहले पौड़ी और टिहरी की मीटिंग हो चुकी है, यानी चरणबद्ध तरीके से बैठकें आयोजित की जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। 2 लोकसभा क्षेत्रों को लेकर मंथन पहले किया जा चुका है, जिसके बाद अब बारी है तीसरे लोकसभा क्षेत्र को लेकर। और तीसरे चरण में हरिद्वार सीट की बैठक हो रही है इस वक्त। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, महत्वपूर्ण बैठक चल रही है बीजेपी मुख्यालय में हरिद्वार लोकसभा सीट के मद्देनजर, क्या कुछ बैठक का एजेंडा? जी नितेश, बिल्कुल देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। ताबड़तोड़ बैठकें भारतीय जनता पार्टी अब कर रही है और जब से दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी एक नए एक्टिव मोड में जो है नजर आ रही है। आज गढ़वाल मंडल को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल मंडल की 3 संसदीय क्षेत्रों की बैठक की, जिसमें टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार संसदीय सीटों की वहां पर बैठक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश मुख्यालय में की है, जिसमें अभी फिलहाल हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की बैठक चल रही है, जिसमें कि जो हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभा सीटें आती हैं, उन 14 विधानसभाओं के विधायक और इसी के साथ ही सांसद और जो मंत्री हैं वो भी हैं, और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी बैठक में मौजूद है। इससे पहले पौड़ी लोकसभा संसदीय सीट की जो है वो बैठक हुई, और उससे पहले टिहरी लोकसभा सीट की क्षेत्र जो है उसकी बैठक हुई। तो ऐसे में जो बैठक है, मुख्य तौर पर बैठक के कई एजेंडे हैं। पहला एजेंडा बैठक का जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू की है, रणनीति तैयार की है कि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में कैसे जनता के बीच में जाना है। इसी के साथ ही आपसी समन्वय बनाने की बैठक का मुख्य एजेंडा रहा कि आपस में समन्वय बनाकर चलना है, किसी भी तरीके की कोई भी खेमेबाजी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ ही जो सोशल मीडिया पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता या विधायक इस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट डालते हैं, कुछ भी इस तरीके से बयानबाजी करते हैं, उस पर भी संयम बरतने के निर्देश बैठक में दिए गए। इसी के साथ ही क्योंकि कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं में और जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, मंत्री हैं, उनमें आपसी समन्वय जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में उनमें आपसी समन्वय बनाने को लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है कि आपस में कार्यकर्ता और विधायक की कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है वो कम्युनिकेशन गैप भरा जाए और उसको लेकर तमाम कार्य किए जाएं। इसी के साथ ही आने वाले समय में 2027 का चुनाव जो होना है उसको लेकर के आगे किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, किस तरीके से आगे कार्यक्रम होंगे, उन तमाम चीज़ों पर बैठक में फोकस रहा है। और जो हारी हुई सीटें भी हैं, 23 विधानसभा सीटें जो हारी हुई हैं, उन्हें किस तरह से जिताया जाए और क्या कुछ आगे टारगेट रखा जाए, इसको लेकर तमाम चर्चा बैठक में हुई है। अब आगे भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ चुनाव में उतरती है, कितनी मजबूती के साथ आगे के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या इस बैठक से पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी तैयार कर लेगी, क्या जो आपसी समन्वय की कमी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं में, मंत्रियों में देखने को मिल रही है, वो कितनी फुलफिल हो पाती है, और या फिर आगे कमी पेशी और भी रह जाती है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। जी अरुण, इससे पहले 2 संसदीय क्षेत्रों की बैठकें हो चुकी हैं, टिहरी की और पौड़ी की, और अब हरिद्वार संसदीय क्षेत्र को लेकर मंथन किया जा रहा है। इन बैठकों में फीडबैक किस तरह का निकल कर आ रहा है? दोनों बैठकें, पूर्व की बात करें, आज वाली की बात करें, किस तरह से ग्राउंड से फीडबैक आ रहा है बीजेपी नेतृत्व के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए जो पौड़ी लोकसभा सीट की बैठक हुई और उससे पहले टिहरी लोकसभा सीट की बैठक हुई, दोनों ही सीटों की अगर बात की जाए तो दोनों ही लोकसभा सीटों की जो बैठक हुई है उनमें कार्यकर्ता जो हैं, जिला अध्यक्ष हैं या फिर विधायक हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। किस तरीके की चुनौतियां उन्हें धरातल पर देखने को मिल रही है, आपसी समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा है, या क्या दिक्कत परेशानी वहां पर हो रही है, जनता को किस तरह से जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है, क्या योजनाएं ऐसी है जिन पर काम होना चाहिए, जनता की क्या परेशानी है, किस वजह से जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। क्योंकि इससे पहले जो सर्वे भी आया था और जो चर्चाएं चली थी कि 32 विधायक भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनका फीडबैक निगेटिव आया है, जिनसे कार्यकर्ता और जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वो नाराजगी क्यों है और किस वजह से जो है जनता में नाराजगी बन रही है, उसको लेकर के भी चर्चा बैठक में हुई है। और उस नाराजगी को कैसे दूर किया जा सकता है, वो संगठन के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, ये तमाम चीज़ें उसमें चर्चा की गई है। और आने वाले समय में और भी बैठक में क्या कुछ रहता है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है और उसमें भी तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी रखेगी। और जो आगामी कार्यक्रम पार्टी जो बैठक हुई है उसमें जो आगामी दिनों में कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर के भी किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं वो तमाम चीज़ें पता चलेंगी। बिल्कुल, यानी अरुण, कहा जा सकता है कि 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और रणनीति के आधार पर ये तमाम बैठकें बुलाई जा रही हैं जिसमें फीडबैक जो आ रहा है उस पर काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अरुण, पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। उधर उत्तराखंड के काशीपुर में एसआईआर अभियान को लेकर विवाद सामने आ गया है। कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि कुछ लोगों के नाम पर फर्जी आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। कुछ जिंदा वोटर्स को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम हटाने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और दरअसल क्या है कि ये जिंदा और वैध मतदाता को मृत दिखा रहे हैं, जबकि सिस्टम अपने ही सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका दे रहा है। क्योंकि जो लोग इनकी एसआईआर प्रक्रिया में फॉर्म जमा करता है, इनकी नोटिस के बाद इनकी सुनवाई में बीआरओ के समक्ष एक प्रस्तुत करता है, वहाँ फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद उसे एब्सेंट दिखा दिया जाता है। तो अपने ही कार्य प्रणाली पर ये क्वेश्चन दिखा रही है कि ये कार्य प्रणाली खुद ही अपना इनका सही है या नहीं है, इस पर लोग क्वेश्चन उठाने लगेंगे। तो इस मामले में हम चाहते हैं प्रशासन अपने ही सही और न्यायपूर्ण कार्य करे और इस मामले में कार्रवाई करे। एसआईआर के मामले की जो जांचें चल रही हैं, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उस प्रक्रिया में इतने झोल हैं कि आम आदमी बेहद परेशान है और बड़ी तादाद में हर वार्ड में ऐसे गिरोह एक्टिव हो गए हैं जो ये चाहते हैं कि खास तौर से 80% मुस्लिम्स के जो वोट्स हैं, जो उनके वोट देने के राइट्स हैं या उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको कैसे खत्म किया जाए। चुनावी साल के बीच बीजेपी ने अनिल बलूनी को एक बार फिर राष्ट्रीय मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी मिलने पर अनिल बलूनी ने पार्टी नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया और कहा कि मीडिया के साथ मिलकर बीजेपी के कामकाज और सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मीडिया को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। बलूनी ने कहा कि पार्टी की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार संवाद जारी रहेगा। जनता पार्टी के पूरे हमारा नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सभी लोगों का मैं आभार भी प्रकट करता हूं। और निश्चित तौर पे आप सब मीडिया के साथियों के साथ मिलके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। हमारी जो सरकार है उनके जो विकास उन्मुखी कार्य हैं उन सब पे आप लोगों का चर्चा भी करते रहेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी अब जनता और अलग अलग वर्गों के मुद्दों को शामिल कर चुनावी घोषणा पत्र तैयार करेगी। इसके लिए कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी जल्द अपनी कार्ययोजना आगे बढ़ाएगी। कमेटी में विधायक भुवन कापड़ी, प्रेम बहुखंडी, सुजाता पॉल मालिया और सूर्यकांत धस्माना शामिल हैं। पार्टी युवाओं की बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा, महंगाई, महिलाओं, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जनता से सुझाव लेकर अपना चुनावी एजेंडा तैयार करने वाली है।
आज हम मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं और मैनिफेस्टो कमेटी आपके साथ हमारा क्या रोड मैप है इस पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें मेरे साथ कन्वीनर जो है भकुंडी जी हैं और साथ में दसमाना जी, सुजाता पॉल जी और आदरणीय हमारे CWC के मेंबर सप्पल साहब मेंबर हैं। हम सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है कि घोषणा पत्र को बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं और ये घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र होगा। हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर वो क्या प्रदेश के लिए चाहते हैं, क्या होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। पर हमने चर्चा शुरू करी है। इसके लिए भी हम अपने विधानमंडल दल के लोगों से इस सबसे सुझाव लेंगे, सीनियर लीडर से सुझाव लेंगे, PCC प्रेसिडेंट, CLP, कंपेनिंग कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी और प्रभारी सह प्रभारियों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। उसके बाद हमारे जो विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, उन सबसे भी बातचीत करेंगे। उसके बाद एक सामूहिक निर्णय लेंगे जो आपको इसमें दिखाई देगा। उधर ऋषिकेश में नदी में एक गाड़ी पलट गई जिसमें एक व्यक्ति फंस गया। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तस्वीरें खौफनाक हैं। हालांकि SDRF ने जिस तरह से ये पूरा रेस्क्यू अभियान चलाया उसकी जमकर प्रशंसा हो रही है। पीपलकोटी के हाट सियानी सैंड में THDC की निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुए हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान जारी है। अभियान के दौरान एक और लापता श्रमिक को सुरक्षित निकाल लिया गया और जिला अस्पताल गोपेश्वर भेजा गया। अब एक श्रमिक की तलाश बाकी है। बता दें कि रेस्क्यू टीम टनल में जमा मलबा और पानी लगातार हटा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF, NDRF की टीमें मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो चमोली हादसे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी ने राज्य सरकार और प्रशासन के राहत बचाव कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय शासन, प्रशासन और आपदा प्रबंधन तंत्र बेहतर तरीके से काम कर रहा है। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन लगातार बचाव अभियान चला रहा है। बलूनी ने कहा कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उत्तराखंड का पूरा सिस्टम तैयार है। सरकार प्रभावी तरीके से काम कर रही है। देखिए, इस पूरे आपदा में मैं बड़ी नज़दीकी से आपदा के समय को भी देखा है और जिस प्रकार से हमारे शासन प्रशासन ने, हमारी राज्य सरकार ने और हमारी जो आपदा प्रबंधन की जो नीति है उसने जिस प्रकार से काम किया है पूरी आपदा के समय में, वो वाकई प्रशंसनीय है। आप देखिए, कहीं भी दुर्घटना हो रही है, हमारे SDRF के जवान, हमारे NDRF के जवान, हमारा स्थानीय प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से आपदा के समस्या से निपट रहा है। और पूरा मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाले समय में अगर ऐसा कभी कोई भी परिस्थिति आती है तो हमारा पूरा सिस्टम तैयार भी है और हम हर जगह सरकार अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। तो पीपलकोटी में टनल हादसे के बाद से रेस्क्यू अभियान जारी है। एक और श्रमिक को टनल से बाहर निकाला गया। हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान झारखंड निवासी 31 साल के लुकास के रूप में हुई है। हादसे में अब तक 9 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, जबकि एक श्रमिक अभी लापता है। फिलहाल SDRF और अन्य टीमें लापता श्रमिक की तलाश कर रही हैं। देहरादून मसूरी मार्ग पर 13 अगस्त को 22 साल के मनीष की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों ने मसूरी कोतवाली का घेराव कर दिया। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या मानकर जांच कर रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों ने मोबाइल कॉल डिटेल, CCTV फुटेज की मांग की है। तो वहीं सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई होगी। ये लड़का जहाँ इन्होंने गाड़ी में टांगा हुआ था तो लगता नहीं है कि वो उसने फांसी खाई। ऐसे लगता है जैसे सुनियोजित तरीके से कहीं से मर्डर करके उसको वहाँ गाड़ी में लटकाया गया। अब पुलिस उसको ये मान रही है कि आत्महत्या की है, तो हम इसको मान नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की हाइट और उसकी हाइट लगभग एक बराबर है। और एक बराबर हाइट में आदमी कैसे फांसी लगा देगा? ये था कि रात्रि के समय जब वो घर से निकला था, ठीक है ना, तो 12 तारीख रात्रि को वो निकला था।
ठीक है। तो कहीं माल रोड में और इंदिरा कॉलोनी में उसका झगड़ा हुआ कि वो लड़की के द्वारा, ठीक है, जो कि हमें सुबह को मॉर्निंग 13 तारीख को पता चला। और उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने रात्रि को मध्य रात्रि को जब उन्होंने झगड़ा करा, ठीक है, तो कई लड़के भी आ रखे थे वहाँ, ठीक है, तो लड़की भी सामने थी, तो उनको वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। उसी रात्रि को मेरे भाई जो है जब घर से निकला रात को 12-1 बजे, तो मेरा भाई सुबह को जो है उसने उसकी या हत्या कराई गई है। मुझे तो ये पूरा डाउट है कि फांसी लगाने का उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि रुड़की के नारसन ब्लॉक में विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीआरडी के बीओ कुलदीप कुमार को 35,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मुंडियाकी निवासी जोगेंद्र ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि कुलदीप कुमार उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। शिकायत के बाद विजिलेंस ने जांच कर जाल बिछाया और ब्लॉक परिसर से आरोपी को नकदी के साथ पकड़ लिया। आरोपी के पास से 500 रुपए के 35,000 रुपए बरामद हुए। कार्रवाई के बाद से कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज है। चौबट्टा खाल में विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत की। इसके बाद सतपाल महाराज ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नाराज कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद स्थिति सामान्य होने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे बनाकर बीजेपी को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने नाराजगी को लोकतंत्र का हिस्सा बताते हुए कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाया। नहीं, देखिए, करनी भी चाहिए नाराजगी, क्योंकि हमारी यही देवतुल्य जनता है जिन्होंने आज हमें सत्ता में बिठाया है। तो जिस भी क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वहां पर रहने वाले जनप्रतिनिधि से लेकर जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े तो वो ठीक नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो सतपाल महाराज जी के पास जो कुछ कार्यकर्ता आए थे, कुछ वहां की जनता आई थी, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और करना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि अगर हमारा कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है तो हम अपने विधायक से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने नेता से इन सब चीजों की परेशानियों को रख सके। उसी के तहत ये बात रखी गई है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो एक परिवार है, उसमें खटपट और ये सब चीजें जब हमारे घर के परिवार में हो सकती हैं तो बाहर भी हो सकती हैं। लड़ाई है भाजपा के अंदर। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से मुखर होकर मुन्ना सिंह चौहान, त्रिवेंद्र रावत जी, अनिल बलूनी जी, आपके चुफाल जी लगातार हमला बोल रहे हैं, पार्टी की नीतियों पर हमला बोल रहे हैं, पार्टी के क्रियाकलापों पर हमला बोल रहे हैं। और किस तरह से अरविंद पांडे के स्वर मुखर हुए पार्टी के खिलाफ, वो भी आप सबने देखा। और अब ये सज्जन आए हैं, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, और वो फ्रॉड की बात कर रहे हैं कि गड़बड़ झाला हो रहा है, चाहे वो जॉब कार्ड हो, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो मनरेगा स्कीम हो, चाहे वो शौचालय की बात हो। कह रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा के आपको फर्जी बिल दिखाई पड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस विश्वास के साथ जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के मिशन और विजन को जनता तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में रेल, स्वास्थ्य, धार्मिक स्थलों के विकास पर तेजी से काम हुआ है। इसी विकास के दम पर बीजेपी 2027 में फिर सरकार बनाएगी। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संगठन सबने विश्वास जताया है और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है मैं उसमें खरा उतरूं और जो अपनी पार्टी की रीति नीति है और जिस तरह के काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, इस विकास रथ को आगे दौड़ाना, 2000 अपना तो 47 विकसित भारत उस ओर हम बढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ भी जिस तरह की और जिम्मेदारियां, उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। देहरादून में भारी बारिश के बीच स्वारना नदी क्षेत्र में ट्रैकिंग के लिए गए यूपीईएस के 6 छात्र फंस गए। तेज बारिश से नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण छात्रों की वापसी का रास्ता ही बंद हो गया। सूचना पर एसडीआरएफ,
डाक पत्थर की टीम मौके पर पहुंची और करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर सभी को सुरक्षित निकाला। सभी छात्रों की हालत सामान्य है। एसडीआरएफ ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। सहसपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण शेरू खाला में बरसाती पानी भर गया। पानी का बहाव बढ़ने से बटोली गांव का संपर्क प्रभावित हो गया। इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन से मौके का जल्द निरीक्षण कर जरूरी कदम उठाने की मांग लोगों ने की है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। जून तक राज्य में 210 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा चुके हैं, जिससे 3500 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। सीएम धामी ने 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य दिया है। अब योजना के विस्तार का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। अगले चरण में 100 मेगावाट का अतिरिक्त लक्ष्य रखा जाएगा। जैसे कम प्रोसेस पूरा होकर के मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का जो फेज 2 है ये काफी सक्सेसफुल रहा है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी बहुत रिप्रेजेंटेशंस आए थे, हमारे पास भी आए थे कि इसको आगे एक्सटेंशन कर दिया जाए। तो एक्सटेंशन का जो प्रस्ताव है अभी बना करके वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग एग्जामिन कर रहे हैं उसको और वहां से क्लियरेंस मिलता है तो फिर हम लोग कैबिनेट में उसकी फेज 2 के लिए जाएंगे। देहरादून में जन समाधान दिवस के दौरान 150 से ज्यादा शिकायतें सामने आईं। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। पापड़ियान गांव में आपदा कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर 7 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। विकासनगर में आबादी के बीच चल रही हैवी वेल्डिंग फैक्ट्री को सील करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने वास्तविक समाधान पर जोर दिया। समाधान दिवस के अवसर पर लगभग 150 शिकायतों का हम लोगों ने आज सुना और उसमें कई सारी शिकायतों का मौके पे निस्तारण भी किया गया। कुछ जगह पेड़ खतरनाक स्थिति में थे और 2-3 सालों से एड्रेस नहीं किया गया था जिस समस्या का, तो उसे भी हम लोगों ने इमीडिएटली एड्रेस किया। इसी तरीके के मल्टीपल इश्यूज़ थे जो जिनके सोल्यूशन तुरंत संभव थे। बिजली के पोल से रिलेटेड था, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने कवर किया। इसके अतिरिक्त लैंड से रिलेटेड मैटर में भी कंसर्निंग तहसील्स को लिखा या इंस्ट्रक्शंस दिए गए और मैं अपेक्षा करता हूं कि बेहतर तरीके से समस्याओं के समाधान होंगे। सितारगंज पुलिस ने चोरी और गुम हुए करीब 12 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपा। इनमें कुछ मोबाइल 6 महीने, 1 साल और यहां तक कि 2 साल पहले खोए थे। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर भी खुशी देखने के लिए मिली। पुलिस की कार्रवाई की क्षेत्रवासियों ने सराहना की। जो हमारा मोबाइल 3 महीने पहले चुरा था वो आज हमें मिल गया है, तो इसलिए हम तो बहुत खुश हैं और कोतवाली का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद है हमारे जो वार्ड का एक लड़का मेंबर है, वार्ड नंबर 12 का सभासद साने आलम। उस लड़के ने भी बड़ी मेहनत करी, मेंबर साहब ने हमारे, और उनकी भी बड़ा योगदान दिया है इसमें। और पुलिस का तो बहुत बड़ा योगदान है, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार पूरी स्टाफ का धन्यवाद। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।